गोइंग टू स्टार्ट द नेफ्रोलॉजी मेडिसिन और उसमें सबसे पहले वी हैव द थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किडनी और जिससे हमारी जो फंक्शंस ऑफ द किडनी हम देखेंगे ताकि हम इसके जब डिजीज़ पढ़ें तो हमें पता हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन अगर वो किडनी ख़राब हो जाती है तो ठीक है। तो एज यू कैन सी इन दिस फिगर के किडनी आपको शो की गई है और इसमें रीनल आर्टरी जो है इसको सप्लाई कर रही होती है और जो ड्रेनेज होती है इसकी। और फिर आपको क्या दिखाया हुआ है कि किडनी के अंदर क्या होता है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नेफ्रॉन, दैट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और उसमें आपको पता है कि सबसे पहले वी हैव द ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल होता है, उसके अंदर कैपिलरीज का टफ्ट होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और फिर वी हैव द लूप ऑफ हेनले जिसमें वी हैव प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, फिर लूप ऑफ हेनले होता है। लूप ऑफ हेनले में वी हैव द डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, फिर वी हैव द असेंडिंग लिम्ब और फिर वी हैव द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन वी हैव द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी, ठीक है। और इनको जो सप्लाई जा रही होती है डैट इज़ थ्रू द एफरेंट आर्टीरियोल। फिर ग्लोमेरुलस बनता है, फिर वो एफरेंट आर्टीरियोल बनाता है और फिर हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं जो कि ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें भी आपको दिखाया हुआ है कि बाउमेंस कैप्सूल है और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल लिम्ब ऑफ हेनले है, असेंडिंग लिम्ब है, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग डक्ट है। फिर हमारी जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं, आपने पैथोलॉजी में पढ़ी होंगी। सबसे अंदर वाली जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ द एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं ये होते हैं। और फिर वी हैव द सेकेंड लेयर जो कि उसके बाहर होती है दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलस। और इसके बाद बाहर सबसे होती है पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट्स जो होते हैं उनके दरमियान में फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं। तो जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं कि हमारे जो दे प्रिवेंट द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स बट अलाउज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू पास थ्रू। फिर क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है प्रिवेंट्स फिल्ट्रेशन ऑफ लार्जर प्रोटीन्स, जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं उनको गुजरने नहीं दे रहा होता। और फिर जो स्लिट मेम्ब्रेन है जो हमारी पोडोसाइट्स जो होते हैं उनके दरमियान में होती हैं, दे प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑफ मीडियम साइज्ड प्रोटीन्स। तो ताकि इन चीज़ों की फ़िल्ट्रेशन ना हो, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो है उसकी बेस उसमें से जो है ना ये फ़िल्ट्रेशन होके हमारी बाउमेंस कैप्सूल में ना जाएँ, चीज़ें किडनी में ना जाएँ, एक्सक्रीट ना हो, बॉडी के अंदर रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन चीज़ों में से किसी चीज़ का भी डैमेज हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें ब्लड, ठीक है, जो कि नॉर्मली नहीं जा रहा था, लार्जर प्रोटीन जो नॉर्मली नहीं जा रही थी, ठीक है, मीडियम साइज़ प्रोटीन जो नॉर्मली नहीं जा रही थी, वो अब जाना शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ सम डिज़ीज़ अगर ये स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाए। तो 3 चीज़ें आपको अगेन दिखाई हुई है, एंडोथीलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पोडोसाइट्स हैं, ठीक है। और पोडोसाइट्स के दरमियान में पोर्स हैं, जो है स्लिट मेम्ब्रेन्स हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि देखें जो हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, यहाँ से क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। फिर लूप ऑफ जो है हेनले है उसमें क्या होता है फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है और क्लोराइड आयंस होते हैं और सोडियम आयंस होते हैं, ठीक है। फिर वी हैव द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसमें क्या होता है सिक्रीशन होती है ऑफ आयंस, एसिड्स, ड्रग्स, टॉक्सिन्स। फिर यहाँ से भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस होती है अंडर हार्मोनल कंट्रोल। और फिर जिसमें भी हैव द पैराथायरॉयड हार्मोन, आपको पता है ना वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और देन वी हैव द कलेक्टिंग डक्ट जिसमें क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ और सिक्रीशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट आयंस। और फिर जो हमारी जो है ये कलेक्टिंग डक्ट सारी मिलके जो है ना माइनर कैलेक्स में ओपन होती है थ्रू द पेपिलरी डक्ट। तो ये जो पेपिलरी डक्ट होती है ये डिलीवरी करती है ऑफ द ऑल द यूरिन जो कि इसमें बना होता है किडनी के ट्यूब्यूल्स में टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू माइनर कैलेक्स। और फिर वो वहाँ से यूरिन जो होता है वो बाहर जाता है यूरेटर्स के थ्रू। देन इज़ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी जो है वो क्या कर रही होती है, उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, हीमोस्टेटिक फंक्शन होता है, एंडोक्राइन फंक्शन होता है, सिक्रीटरी और हार्मोनल।
तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी क्या है कि ये हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं, हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी हमने ड्रग्स ली होती हैं मेडिसिन्स की फॉर्म में, और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारी हमारी बॉडी से निकालती है किडनी। फिर होम्योस्टेटिक फ़ंक्शन होता है कि ये हमारा वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है कि कितना बॉडी में पानी की ज़रूरत है। लाइक हमने अगर पानी कम पिया हुआ है या हमारी बॉडी में पानी जो है वो कम है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा करेगी, वाटर को बाहर नहीं निकलने देगी, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह हमारी बॉडी में पानी बहुत अच्छी अमाउंट में है, तो फिर ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इतनी नहीं करेगी और यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है। हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आइंस, बाइकार्बोनेट आइंस, हाइड्रोजन आइंस, उन सब की जो है ये बैलेंस कर रही होती है हमारी बॉडी में, ताकि ना एसिडोसिस हो ना अल्कलोसिस हो, एक न्यूट्रल बैलेंस मेंटेन रहे बॉडी के अंदर। फिर ये जो है एसिड बेस बैलेंस वही हो गया, वो बना रही होती है। फिर इसके जो हैं वो हार्मोनल फंक्शंस होते हैं कि ये क्या कर रही होती है, ये रेनिन की जो है ना, रेनिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी में जो है वो सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रही होती है। इसी तरह इसमें जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कि आपको पता है कि आरबीसीज़ की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। इसी तरह इट हैज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फिर इसके अलावा एंडोक्राइन मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है कि ये आपको पता है कि विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट करती है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकेल्सिफेरोल बाय 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो कि इसके पास होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अंडर द एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो किडनी के ये सारे फंक्शंस होते हैं। अगर किडनी ख़राब हो जाए तो क्या होगा कि ये सारे फंक्शंस उसके डिस्टर्ब होंगे, विटामिन डी जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस होगी पेशेंट को, उसकी बोन्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होगा तो उसी तरह बोन्स ख़राब होंगी। इसी तरह अगर एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन एसेस नहीं होगी तो पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। इसी तरह वाटर बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है मेटाबोलाइट्स, ड्रग्स, टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होंगे, बॉडी से नहीं निकलेंगे तो बॉडी में जमा शुरू हो जाएंगे होना, तो उसकी वजह से बॉडी में इफ़ेक्ट्स आएंगे। ठीक है, फिर इसमें आपको पता है यूरिया अगर बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो वो यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी करवा सकता है। इसी तरह टॉक्सिन्स अगर बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाए, प्यूराइटिस हो जाएगा, वाटर बैलेंस एज सच मेंटेन नहीं होगा, तो यू नो दैट एडिमा के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, उसकी पेरी ऑर्बिटल एडिमा जो है वो हमें मिलेगी। ठीक है, तो इन सब को ही हमने देखें, जब हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी होंगी किडनी के फंक्शंस को चेक करने के लिए, तो हम क्या करवाएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। उसमें हम क्या देखेंगे, हम यूरिया क्रेटिनिन का लेवल चेक करेंगे, अगर एक्सक्रीटरी फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो उसको चेक करने के लिए। फिर इसी तरह वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करवाएंगे। इसी तरह हम जो है वो क्या करवाएंगे, जो है अनीमिया चेक करेंगे पेशेंट का, पैलर वगैरह, कि उसको कहीं एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन तो नहीं ख़राब हो गया। विटामिन डी का लेवल, कैल्शियम का लेवल चेक करवाएंगे, हाँ करवाएंगे। फिर रीनल जो है अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं उसकी ओवरऑल देखने के लिए कि कहीं मैस वगैरह तो नहीं है या क्या। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है, रीनल बायोप्सी हो गया, रीनल ये सब कुछ, तो ये हमारा जो है ना हेल्पफुल होता है कि जब हमें पता होगा कि इसके फंक्शंस क्या हैं, सो वी कैन ईज़िली टेल कि इसको ये, अगर किडनी का फंक्शन ख़राब हो गया तो इसको ये प्रॉब्लम होगी और हमने इन्वेस्टिगेशंस किस तरह की करवानी है। अब ऑब्वियसली मैंने सारी इन्वेस्टिगेशंस तो आपको नहीं बताई, एक जनरल आपको बताया है कि इस तरह से यू विल टेल के ये इन्वेस्टिगेशंस हम करवाएंगे। ठीक है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस आपने देख लें। नेफ्रोलॉजी की जो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस आप किसी भी डिज़ीज़ में लिख सकते हैं, वो मैं आपको शुरू में ही बता रही हूँ। सीबीसी, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स करवाएंगे टू रूल आउट एनी के काइंड ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे यूटीआईज़ के केस में हम करवा सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के केस में। ठीक है, फिर आप सीरम एल्ब्यूमिन लेवल चेक करवाएंगे कि वो जो प्रोटीन्स हैं वो अच्छे तरीके से एक्सक्रीट हो रही हैं कि नहीं, एल्ब्यूमिन लेवल इकट्ठा तो नहीं होना शुरू हो गया। सीरम ग्लूकोज लेवल करवाएंगे कि कहीं डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट, जिसकी वजह से उसको
किडनी ख़राब हो रही है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, वो आपको बता चुकी हूँ। देन यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट करवाएंगे। ये भी आपका जो है वो कल्चर वगैरह, यूरिन कल्चर, ये सब कुछ यूटीआईज़ के केस में होता है। और वैसे भी यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन डिपस्टिक टेस्ट इज़ हेल्पफुल फॉर द रूल आउट द प्रोटीन्स लेवल, जो कि किडनी में, यूरिन में कितनी प्रोटीन्स आ रही हैं। जैसे आपको पता है हाइपरटेंशन के अंदर, जैसे आपने प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन प्री क्लैम्सिया में पढ़ा था, तो उसमें भी यूरिन डिपस्टिक टेस्ट वाज हेल्पफुल। फिर सीरम यूरिया क्रेटिनिन लेवल टू रूल आउट के कोई किडनी टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो बॉडी से एलिमिनेट सही तरह हो रहे हैं कि नहीं, बर्न लेवल चेक करवा लेंगे, बर्न क्रेटिनिन रेशो, ठीक है। फिर रीनल अल्ट्रासाउंड, ये हमारी इमेजिंग आ जाती है, रीनल अल्ट्रासाउंड, रीनल सीटी स्कैन, रीनल बायोप्सी, ठीक है। देन सीरोलॉजी टू रूल आउट एनी ऑटो इम्यून डिजीज़। जैसे आपको पता है कि SLE जो है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, जो हमने रूमेटोलॉजी में पढ़ा था, एंड वी डिस्कस कि वो सिस्टमिक डिजीज़ होती है और वो हमारी किडनी को भी इफेक्ट कर रही होती है, तो हमने उन चीज़ों को भी रूल आउट करना होता है बाय द सीरोलॉजी। तो दीज आर द जनरल इन्वेस्टिगेशन विच कैन बी रिटन इन एनी काइंड ऑफ रीनल डिजीज़, जो कि जनरली आप लिख सकते हैं इफ़ यू डोंट रिमेंबर द स्पेसिफिक वंस। ठीक हो गया। अब ये वाला आप सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें। दिस इज़ 30 years old laborer is admitted in the emergency room with persistent diarrhea for 2 days. Physical examination reveals pulse pressure 120, BP 80/60, respiratory rate 24, GAT abdomen is soft, no visceromegaly, CVS heart sounds are normal, chest is clinically clear with no added sounds. Patient has not passed any urine for the last 10 hours. मतलब उसका यूरिन पास नहीं हो रहा ना, और उसको डायरिया था, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि एक्यूट किडनी अफेक्ट हुआ है कोई, कि किडनी को जो है ना एक्यूटली कुछ हुआ है, अभी कुछ घंटे पहले कुछ हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्यूट प्रॉब्लम। तो अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ एक्यूट किडनी इंजरी। फिर हम इन जो है क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और इनको चेक करेंगे। सो नेफ्रोलॉजी मेडिसिन जो है वो आपकी इरफान मसूद पे भी अच्छी लिखी हुई है, लेकिन स्टेप अप पे ज़्यादा अच्छी है, तो हम इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले है एक्यूट किडनी इंजरी। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि इसमें रैपिड डिक्लाइन होता है रीनल फंक्शन का, और फिर क्या होता है, जैसे रीनल फंक्शन कम होगा तो हमारे पास जो सीरम क्रेटिनिन लेवल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे किडनी फंक्शन कम होगा, इस क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पता चल रहा है कि यार किडनी ख़राब हुई है, और उसके रिज़ल्ट में वो जो है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो है बॉडी से उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रही ना, तो सीरम क्रेटिनिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्यूट किडनी इंजरी एज इंक्रीज़ ऑफ एज लिटल एज 0.3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। तो ये हमारी चीज़ होती है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो है ना क्रेटिनिन जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है डिस्पाइट अ मार्कली रिड्यूस्ड GFR इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी ड्यू टू द टाइम इट टेक्स फॉर द क्रेटिनिन टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी। तो दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या है? रैपिड डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन। तो रैपिड डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन जो होगा दैट इज़ एक्यूट किडनी इंजरी। इसको हम ये भी कह सकते हैं, मैं अगर आपको बताऊं कुछ और डेफिनेशन इसकी, तो दैट इज़ सडन रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन इन डेज़ और वीक्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन यूरिन वॉल्यूम। कि सडन है और रिवर्सेबल लॉस है, कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं रीनल फंक्शन को। डेज़ और वीक्स की हिस्ट्री होगी, जैसे अभी हमने देखा कि उसको 10 घंटे से जो है ना वो नहीं आ रहा यूरिन, ठीक है। अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन यूरिन वॉल्यूम मतलब ओलिग यूरिया होगा, ठीक है। तो एक्यूट किडनी इंजरी कैन बी डिफाइंड एज अब्रप्ट इंक्रीज़ इन क्रेटिनिन, और क्रेटिनिन कितना इंक्रीज़ होगा? 0.3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा, ठीक है, 48 आवर्स के अंदर अंदर। या हम कह सकते हैं कि 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर क्रेटिनिन का लेवल जो है वो 50% से ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ हो जाए, ये भी हम कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि 6 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और यूरिन आउटपुट जो है वो 0.5 ml पर kg पर आवर के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो 3 मैंने आपको बताए। हम कहेंगे कि 48 आवर्स के अंदर अंदर क्रेटिनिन का लेवल 0.3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से। तो मैंने आपको बताया कि एक्यूट किडनी इंजरी में 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। या हम ये कह सकते हैं कि 48 आवर्स के अंदर अंदर क्रेटिनिन का लेवल है 0.3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया है। या हम ये कह सकते हैं कि 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है 50% से ज़्यादा क्रेटिनिन राइज हो गया है। या हम ये कह सकते हैं कि यूरिन आउटपुट जो है वो 6 आवर से ज़्यादा हो गया है और अभी तक 0.5 ml पर kg
पर आवर के हिसाब से आ रहा है, मतलब यूरिन आउटपुट कम हो गया है, तो दिस इज़ नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी। इसको आपको फिंगर टिप्स पे इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ना हमारी आती हैं कि इसकी जो है ना 3 टाइप्स होती हैं। ये हमने साइड पे बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। ये प्री रीनल हो सकती है, ये हो सकती है इंट्रिंसिक, और ये हो सकती है द पोस्ट रीनल, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी कैसे होगी? या तो किडनी से पहले कोई मसला है, या किडनी के अंदर कोई मसला है, या किडनी के बाहर कोई मसला है। किडनी से पहले क्या मसला हो सकता है? वो जो हमने रीनल ब्लड फ्लो पढ़ा था रीनल आर्टरी के थ्रू, वो कम हो गया है किसी भी वजह से, वो हम आगे इसके कॉजेज़ देखेंगे। दूसरा क्या है कि इंट्रिंसिक एक्यूट किडनी इंजरी है, कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इंट्रा रीनल कोई प्रॉब्लम है। इंट्रा रीनल क्या हो सकता है कि रीनल के अंदर कोई डिजीज़ है, रीनल पैरेन्काइमा के अंदर कोई डैमेज आ गया, ठीक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। या पोस्ट रीनल हो सकता है। पोस्ट रीनल क्या है कि यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी वजह से, स्टोन है, कोई ट्यूमर है, यूरेटर्स में स्ट्रक्चर्स हैं, किसी भी तरह से पोस्ट रीनल एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है, ठीक है। तो ये 3 हमारी टाइप्स होती हैं एक्यूट किडनी इंजरी की, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, फिर इसके आ जाते हैं राइफल क्राइटेरिया। एक होता है आर फॉर रिस्क, आई फॉर इंजरी, एफ फॉर फेलियर, एल फॉर लॉस एंड ई फॉर एंड स्टेज रीनल डिजीज़, ठीक है। सबसे पहले रिस्क है। रिस्क क्या है कि जब हमने ये देखा कि 6 आवर से ज़्यादा हो गए हैं और यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर आवर से कम हुआ है, या जो है क्या है कि सीरम क्रिएटिनिन या जीएफआर जो है वो 25% कम हो गया है, डिक्रीज़ हो गया, 25% जीएफआर कम हो गया है, और सीरम क्रिएटिनिन 1.5 फोल्ड ज़्यादा हो गया है, तो दिस इज़ रिस्क, ठीक है। इंजरी में क्या होगा, सीरम क्रिएटिनिन वो 1.5 था, 2 फोल्ड ज़्यादा हो गया, ठीक है, और जीएफआर वहाँ पे 25 था, यहाँ पे 50% है, और यूरिन आउटपुट उतना ही है, लेकिन 12 आवर्स से ज़्यादा हो गया, ठीक है। फेलियर क्या है कि अब वो 1.5 2 फोल्ड 3 फोल्ड, ठीक है। जीएफआर वहाँ पे 50% था, आप 25 और बढ़ा रहे हैं 75%, और यूरिन आउटपुट पे 12 घंटे और बना लें तो 24 आवर्स हो गए हैं, या 12 घंटे से एन यूरिया बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा, ठीक है। लॉस क्या है कि कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है, कि अब हमें जो है वो 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और कंप्लीट लॉस ऑफ यूरिन फंक्शन है, किडनी फंक्शन है, अब हमें डायलिसिस की ज़रूरत है। और एंड स्टेज क्या है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है और हमें डायलिसिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिंपली हमने 3 चीज़ें देखनी होती हैं, सीरम क्रेटिनिन देखना होता है, जीएफआर देखना होता है, यूरिन आउटपुट देखना होता है। सीरम क्रेटिनिन 1.5 फोल्ड, 3 फोल्ड्स, 1.5 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, और फिर कंप्लीट लॉस, ठीक है। और जो है हमारा जो जीएफआर है वो पहले 25%, फिर 50%, फिर 75%, और यूरिन आउटपुट पहले जो है वो 6 आवर्स के लिए, 12 आवर्स के लिए, और फिर 24 आवर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक राइफल क्राइटेरिया होता है, इसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि जो हमारी किडनी है वो रिस्क पे है, वो इंजर हो चुकी है, या वो फेल हो चुकी है, या उसका लॉस हो गया कम्प्लीटली फंक्शन, या फिर उसकी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, हमें डायलिसिस की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है, ये हमारी जो है वो इस तरह से हो सकती है कि जैसे हमने ऊपर देखा, या तो ओलिगोयूरिक नहीं है, मतलब यूरिन आउटपुट कम नहीं हुआ, या ये है कि ओलिगोयूरिक है, मतलब यूरिन आउटपुट वाकई में कम हो गया है, या फिर एन यूरिक है, मतलब कि यूरिन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो सीवियर एक्यूट किडनी इंजरी जो है वो इस तरह से भी हो सकती है कि बिल्कुल मतलब यूरिन आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी हमने जो सिनेरियो देखा था उसमें यूरिन आउटपुट कम हुआ था। तो हमारे जो जनरल गोल्स ऑफ थेरेपी हैं वो क्या है कि हमारी जो कॉज है ना उसको हमने ट्रीट करना है, जो इनिशियल इंसल्ट है उसको हमने ट्रीट करना है, फिर हमने क्या करना है, सपोर्टिव केयर देनी है, और देखते रहना है कि जीएफआर क्रेटिनिन लेवल और यूरिन आउटपुट जो है वो ठीक हो रहा है या नहीं, और ये भी प्रिवेंट करना है कि हमारी जो किडनी फेलियर है वो ना हो जाए, और उसके लिए हमें टेम्प्रेरी या परमानेंट हीमोडायलिसिस की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो हमने जब भी एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट को देखना है तो हमने उसके 3 लेवल्स मॉनिटर करने हैं, जीएफआर, क्रेटिनिन लेवल, और उसका यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, उसको हमने मॉनिटर करते रहना होता है, और हमने फिर उसकी बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है। हमें कॉज का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कॉज, ठीक है। प्री रीनल में कोई प्रॉब्लम है, किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, किडनी के बाहर कोई प्रॉब्लम है, उसको रूल आउट करो, उसको ट्रीट करो, फिर उसको सपोर्टिव थेरेपी दो, उसकी मॉनिटरिंग करते रहो, जैसे मैंने
मैंने आपको बताया, और अगर और उसकी किडनी फेलियर को हमने प्रिवेंट करना है ताकि डायलिसिस की तरफ पेशेंट को ना जाना पड़े, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि वेट गेन और एडिमा जो है इसकी मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स होती हैं जो एक्यूट किडनी इंजरी में होती हैं, क्योंकि जो सोडियम वाटर बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से ना एडिमा और वेट गेन आ जाता है। अब हमारा जो है इसके अलावा जो एक्यूट किडनी इंजरी में चीज़ आती है वो ये कि इसमें क्रेटिनिन और बर्न लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एज़ोटीमिया, ठीक है। अब एक दो टर्म्स होती हैं, आपको पता होगा कि एक एज़ोटीमिया होती है, एक यूरीमिया होती है। एज़ोटीमिया क्या होती है कि क्रेटिनिन और बर्न का लेवल जो है ना बॉडी में ज़्यादा हो गया है। यूरेमिया का मतलब ये होता है कि इनके ज़्यादा होने की वजह से जो बॉडी पे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, इनके ज़्यादा होने की वजह से जो बॉडी पे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसको कहेंगे यूरेमिया। तो वो बता रहे हैं कि बर्न लेवल तो हमारा स्टेरॉइड्स यूज़ करने से भी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी में कोई ब्लीडिंग हो तो उसकी वजह से भी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर हम डाइटरी इंटेक में प्रोटीन ज़्यादा लें तो उसकी वजह से भी ज़्यादा हो जाता है। और क्रेटिनिन का लेवल तब भी ज़्यादा होता है जब हमारी बॉडी में मसल ब्रेकडाउन हो या कुछ ड्रग्स की वजह से। तो ये भी हमने माइंड में रखना होता है कि कहीं पेशेंट को हिस्ट्री तो नहीं है, वो स्टेरॉइड्स तो नहीं ले रहा था, उसके अंदर कोई जीआईटी ब्लीडिंग तो नहीं हुई, उसकी प्रोटीन इंटेक कैसी है उसका हमने ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें भी हमारा बर्न लेवल इंक्रीज़ होता है। इसी तरह क्रेटिनिन जो है वो कब ज़्यादा होगा, जब मसल ब्रेकडाउन होगी, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से क्रेटिनिन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी हमने माइंड में रखना होता है। अब एक्यूट किडनी इंजरी का जो पेशेंट होगा उसको उसमें से मैंने बताया कि इट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन, हम जो ट्रीट करेंगे कॉज को तो पेशेंट ठीक हो जाएंगे। 80% पेशेंट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं लाइक डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनमें थोड़ा मसला आता है, उनमें सेवेरिटी ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा पेशेंट की एज ज़्यादा होगी उतना उसका रिकवरी में टाइम लगेगा। इसी तरह मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है ना वो इन्फेक्शन होता है। फिर दूसरी जो कॉज़ है दैट इज़ कार्डियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, और तीसरी ये है कि क्रॉनिक में वो चला जाए जिसमें हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए। तो इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्यूट किडनी इंजरी। तो अब नेक्स्ट पार्ट से हम इसका एक्यूट किडनी इंजरी का नेक्स्ट से करते हैं।